हेलो बच्चों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। हमने फर्स्ट लॉ तो पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत बन गया है। तो अभी टाइम है कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे मेनली फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, क्योंकि सिलेबस कॉन्सेप्ट उतना ही आगे बढ़ा है। तो पहले तो एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर एचसी वर्मा से। हमारा बेसिक लेवल का रहेगा एनसीईआरटी और एचसी वर्मा का। फिर आगे चल के जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चैप्टर, तो हम ये दो बुक फॉलो करेंगे। ये है 39 ईयर्स नीट पीवाईक्यू एंड ये है 47 ईयर्स जेई पीवाईक्यू। इसमें 47 ईयर्स का है। तो हर वीडियो में तो ये सारा बुक रेलिवेंट नहीं होगा, पर जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो बुक भी, उससे भी हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम अपना जो टारगेट है उसको फॉलो कर सकें। पर हर वीडियो में ये बुक फॉलो नहीं किया जाएगा। पहले हमको बेसिक क्लियर करना है, इसलिए पहले हम बेसिक लेवल क्लियर करेंगे। और बेसिक लेवल के लिए, जैसे कि मैंने बताया, एनसीईआरटी एंड एचसी वर्मा। एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए होगा और एचसी वर्मा थोड़ा सा आईसीएसई टाइप है, पर चैप्टर लगभग लगभग दोनों में सेम ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चन है, और याद रखना फर्स्ट लॉ से ही हम ये सारा क्वेश्चन लेंगे। तो जो बुक है क्लास 9 का एक्सप्लोरेशन, उससे हम पहला 3-4 क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर हम एचसी वर्मा का बुक से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, 1 करोड़ रुपए के लिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रहा ये। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, a table is moved across the floor at constant velocity. How much is the frictional force exerted by the floor on the table? Using horizontal force F, a table is moved across the floor at a constant velocity. How much is the frictional force exerted by the floor? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऐसा कि एक फ्लोर है जहां पे एक टेबल को मूव किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के। ओके, ऐसा एक टेबल है। इस टेबल को हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के मूव किया जा रहा है फ्लोर के ऊपर, इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाया जा रहा है। और ये जो टेबल है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसको, इसके ऊपर ध्यान देना है। हमको क्या करना है? सिचुएशन को बहुत आराम से समझना है। मोशन क्या है टेबल का? कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है एफ। ठीक है, अभी पूछा गया है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा? अच्छा, इसका हम आंसर करेंगे। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, और जो मोशन में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा एक ही डायरेक्शन में। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फर्स्ट लॉ में, इसको हम फर्स्ट लॉ से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिर इस प्रॉब्लम में आते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने एकदम सिंपल तरीके से बताया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो हो, तो जो रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और जो मोशन में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी लेके एक ही डायरेक्शन में चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है और वो कुछ वेलोसिटी में चल रहा है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चलेगा अगर उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर उल्टा करके अगर हम बोले, अगर हमको दिखे कि एक ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? नेट फोर्स जीरो है। अगर पहले से पता हो नेट फोर्स जीरो है, तो हम बोलेंगे कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, और जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर पहले से पता हो नेट फोर्स जीरो,
अच्छा उल्टा करके सोचे, अगर हमको पता है कि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो ये हमको पहले से पता है कि हाँ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, डेफिनेटली जीरो है, नहीं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी लेके नहीं चलता। फिर से रिपीट करो, अगर पता है, वी नो, पता है हमको कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब हुआ ये कि उसके ऊपर नेट फोर्स डेफिनेटली क्या होगा, जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो ना हो तो उसका वेलोसिटी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, क्योंकि फोर्स इज ए थिंग, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो वो क्या करता है, चेंज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। फोर्स क्या करता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो हम बोलेंगे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। इसका मतलब इस टेबल के ऊपर भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर इस टेबल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो तो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो एफ, तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में भी कितना फोर्स होगा, इस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एफ फोर्स होगा। नहीं तो ये कैंसिल कैसे होगा, नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकता है। मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन फोर्स होगा, तब कैंसिल होकर जीरो होगा। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे तो कैंसिल होकर जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो कब होता है, जब दोनों डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है। तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में अगर इसको एफ फोर्स लगाया जा रहा है और इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, एफ, जो कि उल्टे डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट वर्क करता है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आंसर हम क्या देंगे, ऐसे देंगे, सिंस द एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, माइनस एफ होगा। मतलब कि फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में होगा और उसका वैल्यू होगा एफ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एफ फोर्स होगा। ठीक है, तो दिस इज, ये है पहला क्वेश्चन। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम हर क्वेश्चन में हम देखेंगे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट लॉ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर ए फुटबॉल मूविंग ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक फुटबॉल है जो कि स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है। एक फुटबॉल है जो कि स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है। ये क्या है, स्मूथ सरफेस, यानी हमको क्या समझना है, इसके ऊपर फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है, स्मूथ सरफेस, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहे हैं, यानी नहीं फ्रिक्शन, फोर्स जीरो है। फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट। यहाँ पे नीचे कुछ स्टेटमेंट्स है, उसको हमको एमसीक्यू बेसिकली क्वेश्चन है, हमको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। नंबर 1 क्वेश्चन, इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल, अगर इस फुटबॉल के ऊपर नंबर 1 नो नेट फोर्स, यानी फोर्स नेट क्या हो, जीरो हो, तो हमको क्या पता है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही एक ही डायरेक्शन में चलता ही जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम रहेगा। तो क्या बताया गया है, पहला ऑप्शन, इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल, 3 ऑप्शन है, रिमेन द सेम, इंक्रीज, डिक्रीज। हम क्या बोलेंगे, आंसर में बोलेंगे रिमेन द सेम, रिमेन द सेम। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो हो तो जो जिस वेलोसिटी लेके चल रहा है वो उसी वेलोसिटी लेके चलेगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, if a net force is applied on the ball in the direction of motion, यानी इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, if a net force is applied on the ball in the direction of its motion, यानी वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जाए, the magnitude of the velocity of the ball will, उसका वेलोसिटी क्या होगा, 3 ऑप्शन, रिमेन द सेम, इंक्रीज, डिक्रीज। तो इस डायरेक्शन में चल रहा है और इस डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स अप्लाई किया जाए तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम क्या बोलेंगे,
F इज अप्लाइड, अगर फोर्स अप्लाई किया जाए, F इज अप्लाइड, F इज देयर, चलो लिख देते हैं, इफ F इज देयर यानी फोर्स है, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज। नंबर 3, if a net force is applied on the ball in a direction opposite to the direction of motion, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि उल्टा डायरेक्शन में फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स है, तो क्या होगा, अभी ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी विल रिमेन द सेम, इंक्रीज डिक्रीज, तो हमको पता है कि यहाँ वेलोसिटी विल डिक्रीज, तो वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी विल डिक्रीज। एकदम सिंपल है, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है, अगर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो वेलोसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन तो फोर्स नहीं है, बाहर से जो हम लगाएंगे वही एकमात्र फोर्स होगा, और कोई फोर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज इट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, टू ब्लॉक्स P and Q on a smooth horizontal surface are shown in figure. Two forces of magnitude 4 Newton and 5 Newton are acting in opposite directions on block P, while block Q is moving with constant velocity. Which of the following statements is correct? यहाँ पे क्या है, दो ब्लॉक है P and Q, एक है P जिसके ऊपर दो फोर्स है 5 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, और एक है, यह है P एंड यह है Q। तो ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी जो अब क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, P experiences a net force and Q does not experience a net force। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन की P नेट फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, P करेगा कि Q करेगा, ये है सवाल, हर ऑप्शन में वही है। ऑप्शन नंबर 2 पे है P does not experience a net force and Q experiences a net force। 3 नंबर ऑप्शन है both P and Q experiences a net force। 4 नंबर है neither P nor Q experiences a net force। तो क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है। क्वेश्चन क्या है कि दो ब्लॉक है, एक है P एंड एक है Q। ओके, P के ऊपर इधर से 4 न्यूटन उधर से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और ये जो है इसमें कुछ बताया नहीं गया है कि फोर्स है कि नहीं, सिर्फ इतना बताया गया है कि इसमें इसके कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है। तो हमको बताना है कि किसके ऊपर नेट फोर्स है और किसके ऊपर नेट फोर्स नहीं है। तो फर्स्ट लॉ पे चलते हैं, एकदम बार बार हमको ये कॉन्सेप्ट रिपीट करते रहना है। देखो, सीखने का एक ही तरीका है कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो। अगर लॉन्ग टर्म में हम सोचते हैं, अगर सोचना चाहते हैं कि हमको सच में अच्छा बनना है, कोई कितना भी बोले, यूट्यूब पे बोले, कहीं पे भी बोले, कोई शॉर्टकट नहीं है। द रियलिटी इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट, एक ही उपाय है, हमको मेहनत करना है। तो हमको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और उसको बार बार रिपीट करना है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है कि अगर नेट फोर्स 0 हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। तो अगर उल्टा करके अगर हम सोचें, अगर हमको दिखे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट में ही है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके ऊपर डेफिनेटली नेट फोर्स क्या है, 0 है। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेफिनेटली उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। अगर नेट फोर्स 0 ना होता तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी लेके नहीं चल सकता है, क्योंकि फोर्स क्या करता है, फोर्स वेलोसिटी या तो बढ़ाता है या तो घटाता है या फिर डायरेक्शन चेंज करता है। फोर्स इज अ थिंग। फोर्स का डेफिनेशन में क्या बताया गया है, जो मेरा पिछले वीडियो में अवेलेबल है, फर्स्ट लॉ में, यू कैन चेक इट। फोर्स एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगा
या फिर डिक्रीज करेगा या फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है, ये हमको पता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे एफ नेट क्या है, एफ नेट डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी लेके नहीं चल सकता है। और यहाँ पे तो हमको साफ साफ दिख रहा है, देखो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है कि हमको देखना है क्या क्या फोर्स है उसमें, 5 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एकदम सिंपल है भाई, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लगे तो हमको ऐड करना होगा ना, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे तो हमको सब्सट्रैक्ट करना है डेफिनेटली, क्योंकि ऑपोजिट है, ऑपोजिट का मतलब ही है सब्सट्रैक्शन। तो एक दूसरे को कैंसिल करना चाहता है, ऑपोजिट फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल करना चाहता है। अगर ये भी 10 न्यूटन हो और ये भी 10 न्यूटन हो तो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा। और ये थोड़ा बड़ा है, मान लो 12, तो ये जो 12 है इसमें से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा जो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। अगर ये 14 न्यूटन है मान लो, तो इस डायरेक्शन में ज्यादा है, इस 14 में से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो हमको सिंपल क्या करना है, फोर्स देखना है और देखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स क्या होगा, हमको माइनस करना होगा, फोर्स नेट इज इक्वल टू 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो दिस विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स एंड दिस विल नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स। हालांकि यहाँ पे हमको फोर्स दिया नहीं गया है, यहाँ पे फोर्स नहीं बताया गया कि क्या क्या फोर्स है, पर फिर भी हम बता सकते हैं कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट का यही मतलब कि एक बार हम कॉन्सेप्ट को पकड़ लें तो कुछ भी हम आंसर दे पाएंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चलना मतलब डेफिनेटली उसके ऊपर नेट फोर्स 0 ही होगा, क्योंकि 0 अगर नहीं होता तो इसका वेलोसिटी आइदर इंक्रीज करता या तो डिक्रीज करती है, फिर डायरेक्शन चेंज होता। तो दैट्स ऑल। अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इस बुक से जो अगला क्वेश्चन है वो सेकेंड लॉ पे आ जाता है, 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम अगला क्वेश्चन इस बुक से नहीं ले सकते क्योंकि हम फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम H.C. वर्मा का जो बुक है क्लास 9 का, उससे करेंगे। वो बहुत ही अच्छा है, नीट और कॉम्पिटिटिव के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड भी है, पर अभी हमको हार्ड ही चाहिए। पहले हम बेसिक लेवल सीखेंगे, फिर हम हार्ड लेवल पे चलेंगे, ऐसे ही हमको आगे बढ़ना है। फिर हम जो PYQ है नीट और जेई का, फिर वो सारा क्वेश्चन लेंगे, पहले हमको यही करना है। ओके, लेट्स टेक सम क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी विल, MCQ क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है, मेरा एक वीडियो है, देख लेना। देखो पहले तो हम ये सीखेंगे, अच्छा एक बॉडी है जिसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो क्या होगा, 4 ऑप्शन है, ठीक है। क्या होगा अभी बता देंगे क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है। मस्ट रिमेन एट रेस्ट, मस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मस्ट बी एक्सेलरेटेड, मस्ट मूव अलोंग अ सर्कल। ठीक है, बाद में बताते हैं, थोड़ा पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। किसी के ऊपर बैलेंस फोर्स का मतलब है कि नेट फोर्स 0। किसी के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, CED, बैलेंस्ड फोर्सेस। देखो बैलेंस्ड फोर्स, इसका मतलब समझो, मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस साइड पे हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो अगर इस साइड पे भी 10 न्यूटन हो तो कैंसिल होकर क्या होगा, 0 होगा, तब हम बोलेंगे फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अच्छा मान लो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन प्लस इस 2 फोर्स है, मान लो 10 न्यूटन है, फिर है मान लो 7 न्यूटन, ओके। और यहाँ पे है क्या है, मान लो कि 9 न्यूटन है और 8 न्यूटन है, 2 फोर्स है, 8 न्यूटन एंड 9 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में टोटल कितना हुआ, 9 प्लस 8 इक्वल टू 17। इस डायरेक्शन में टोटल कितना हुआ, 10 प्लस 7 इक्वल टू 17। तो दोनों डायरेक्शन में 7, इस डायरेक्शन में भी 17, इस डायरेक्शन में 17, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब हम बोलेंगे फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अच्छा यहाँ पे अगर 8 न्यूटन हो मान लो, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में कितना है 17 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 18 न्यूटन, तो अभी बैलेंस नहीं होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में 18 है, इस डायरेक्शन में 17, यानी यहाँ पे ज्यादा है, इधर कम है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन, 18 से अगर हम 17 माइनस कर दें तो 1 न्यूटन बचा, यानी इस डायरेक्शन पे नेट फोर्स। तो फोर्स नेट हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स कितना है, 1 न्यूटन है। किस डायरेक्शन में बोलेंगे, इस डायरेक्शन में है। तो हम तब बोलेंगे इसके ऊपर फोर्सेस आर
नॉट बैलेंस, एकदम सिंपल सिंपल सा मतलब है। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है नेट फोर्स जीरो, यानी फोर्सेस बैलेंस्ड है दोनों डायरेक्शन में। कोई चीज बैलेंस होने का क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं कि ये बैलेंस्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में जितना वेट है इस डायरेक्शन में भी उतना वेट है, नहीं तो ये बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस का मतलब ही है दोनों तरफ सेम सेम होना। तो दोनों तरफ अगर सेम सेम फोर्स हो तो कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्स है, मतलब बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है एफ नेट इज इक्वल टू, बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है? नेट फोर्स क्या है? जीरो है। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो हो तो जो रेस्ट में है, फर्स्ट लॉ क्या बताता है? जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो मोशन में है वो कंटिन्यू करेगा मोशन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही वेलोसिटी लेके। कॉन्सेप्ट 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 को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स मान लो जीरो है, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स अगर ना हो, जो रेस्ट में है वो आराम से रेस्ट पे, कोई फोर्स नहीं है, सो जाओ, कोई काम नहीं है, सो जाओ। नेट फोर्स जीरो मतलब कोई काम नहीं है। अगर नेट फोर्स और जो मोशन में है, सुहाना सफर और ये मौसम, इसी एक ही स्पीड से चलता जाएगा। तो नेट फोर्स अगर जीरो हो तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है मोशन में रहेगा। सॉरी, यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है। अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है? नेट फोर्स जीरो नहीं, यानी कुछ ना कुछ फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है। तो कुछ ना कुछ फोर्स अगर एक्ट करे तो क्या होगा? वो रेस्ट पे नहीं रह सकता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं रह सकता, और क्या, यानी वो एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मस्ट बी एक्सेलरेटेड। तो हम क्या आंसर देंगे इसका? इसका हम आंसर देंगे मस्ट बी एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब है उसका वेलोसिटी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा या फिर डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि फोर्स हमारा वही काम करता है। फोर्स क्या करता है? उसका वेलोसिटी एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का क्या मतलब है? एक्सेलरेट का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज, डिक्रीज और डायरेक्शन चेंज। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इफ ए बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, तो चार ऑप्शन है। एक्सेलरेटेड नहीं है, नॉट एक्सेलरेटेड। नॉट एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है? नॉट एक्सेलरेटेड का मतलब है नेट फोर्स जीरो है, नॉट एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन उसका नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। नॉट एक्सेलरेटेड यानी एक्सेलरेशन ना होना, और एक्सेलरेशन ना होना कब? इसका मतलब क्या है कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही है, और जो मोशन में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है। उसका फोर्स, उसका वेलोसिटी ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। इसका मतलब है नॉट एक्सेलरेटेड। इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। नेट फोर्स जीरो, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, अ सिंगल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो इसका आंसर होगा नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। फोर्स अगर हो भी तो बैलेंस्ड होगा, अगर इसके ऊपर फोर्स है भी तो बैलेंस्ड है। पहला ऑप्शन क्या है? नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, अगर फोर्स है तो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है यानी नेट फोर्स जीरो। तो ये दो ऑप्शन हो सकता है। अभी हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, नो फोर्स, नो फोर्स का मतलब है एफ नेट जीरो। हमेशा याद रखें, नो फोर्स का सिर्फ एक ही मतलब है कि नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होगा? जीरो होगा। नो फोर्स का मतलब है नेट फोर्स जीरो। तो अब क्या होगा? गेट डी शेप्ड, पहला ऑप्शन है डी शेप्ड हो जाएगा अगर नो फोर्स एक्ट करे। फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इट गेट्स डी शेप्ड। 2 नंबर ऑप्शन में मूव विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो नेट फोर्स जीरो हो तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करता है। आइदर रिमेन एट रेस्ट और मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हो सकता है। और 3 नंबर है, 4 नंबर है ब्रेक। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है
तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, गेट डी शेप्ड। डी शेप्ड नहीं हो सकता क्योंकि फोर्स ही नहीं है। बी, मूव विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बी में क्या बताया कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज भी नहीं करेगा क्योंकि फोर्स जीरो है। फोर्स अगर जीरो है तो इंक्रीज नहीं करेगा। आइदर रिमेन एट रेस्ट और मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हो सकता है, यही होगा कि उस या तो रेस्ट है, यही तो फर्स्ट लॉ में बताया गया, रेस्ट तो रेस्ट में रहेगा, या फिर अगर मोशन में है, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा स्ट्रेट लाइन पे। तो ये जो 3 नंबर ऑप्शन है यही सही है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सेकेंड लॉ पे चल जाता है, तो हम अभी हम यहीं पे छोड़ देंगे। और ये जो 2 बुक है, इस 2 बुक से अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं ले सकते, PYQ है नीट और जेई का, क्योंकि अभी हम वीडियो में कॉन्सेप्ट में आगे हम नहीं बढ़े हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये सारा बुक भी टारगेट करेंगे, हमारा टारगेट होगा यही सारा बुक, याद रखना मैं यही सारा बुक कराऊंगा अल्टीमेटली। पर पहले हमको बेसिक के ऊपर ध्यान देना है। जिस स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रांग है, जब एक बिल्डिंग बनता है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग करना हो तो बिल्डिंग कैसे बनेगा, तो फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है पहले, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पे हम F = ma का इक्वेशन सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।